Assalamu alaikum viewers. Today I am presenting the topic of ethics. First of all, we will discuss the topic of ethics. What is ethics? Ethics is basically code of a moral standards, ठीक है, which is conduct of what is good and right and opposite of the what is a bad or a wrong. ठीक है, इसमें behavior हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो हमारा behavior है वो किस context में मतलब जा रहा है, उसका moral code क्या है. ethical behavior basically एक value driven मतलब है. इससे हम लोग अपना बिहेवियर शो करते हैं, गुड है बैड है. बेसिकली एथिक्स को नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाता है. नेक्स्ट उसमें बताया हुआ है एथिक्स जो है कंसीडर्स करते हैं अमंग मॉरल रीजनिंग अप्रोचेस को. व्हाट इज़ कंसीडर्ड एथिकल कैन वेरी क्रॉस कल्चर्स. ethical arises as test of personal ethics and values. People have tendencies to rationalize an ethical behavior. ठीक है, इसमें ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें मोस्टली ऐसी अप्रोचेज़ हैं या रीजनिंग है जिससे मतलब जो एथिकल बिहेवियर है वो वेरी करता है. ठीक है, सेकेंडली वो अक्रॉस कल्चर्स वेरी करता है. थर्ड वन उसमें पर्सनल एथिक्स इंक्लूड होते हैं. एंड फोर्थ वन टेंडेंसी जो है वो रैशनलाइज करता है अनएथिकल बिहेवियर की. नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स. अब वो पहले जो हमने डिस्कस किया वो एथिक्स था कि सिंपल एथिक्स क्या है. एथिक्स ये हैं कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ और बिहेवियर को काउंट करते हैं जो मतलब कि रेगुलर मतलब ये कह लें कंट्री वाइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन विद इन, तो उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं. लेकिन बिजनेस एथिक्स में ये है कि हम लोग जनरली एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू बिजनेस एक्टिविटीज़ बिहेवियर एंड डिसीजंस. ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस आर not different from the ethical principles in journal. Business actions are judged by general ethical standards of society, not by more primitive standards. Next, values. Values is a broad beliefs about what is appropriate behavior. वैल्यूज़ में ये देखा जाता है कि हमारा बिहेवियर कंसीडर किया जाता है कि हमारा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है अनअप्रोप्रिएट है. उसके बाद हमारी टर्मिनल वैल्यूज़ देखी जाती हैं, हमारी डिज़ायर्स देखी जाती हैं, स्टेट को देखा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को देखा जाता है, उसमें आपकी मतलब रिगार्डिंग टू डिज़ायर एंड्स को देखा जाता है. ठीक है, अब बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि मॉरल, अब जो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात की है उसमें मॉरल रीजनिंग की कि हम लोग वो डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले ये है कि कुछ प्रैक्टिस्टिक्स हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ इंडिविजुअल व्यू. इंडिविजुअल व्यू में ये बताया जाता है कि जो भी हमारा डिसीजन होता है या जो भी बिहेवियर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, वो एक मतलब इंडिविजुअल पर्सन ही उसको सेट करता है. ठीक है, यूटिलिटिज्म व्यू में ये होता है कि हम लोग उस बिहेवियर को कंसीडर करते हैं जो ग्रेटेस्ट पर्सन का हो. ठीक है, गुड हो, जिसमें लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हों. जस्टिस व्यू में ये होता है कि हमारी फेयरनेस देखी जाती है, बिहेवियर को देखा जाता है कि हमारा बिहेवियर कितना फेयर है लोगों के साथ. ठीक है, उसमें मॉरल राइट्स व्यू में ये देखा जाता है कि हमारे जो बिहेवियर हैं उसको हमने मेंटेन किया हुआ है. फंडामेंटल राइट्स का ह्यूमन बींग्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम लोगों ने उनको ईजिली फुलफ़िल कर रहे हैं. नेक्स्ट उसमें उन्होंने बता दिया है एथिक्स और कल्चर का डिफरेंस. एथिक्स और कल्चर में डिफरेंस में ये है देखा जाता है कि कल्चर रिलेटिविज्म में देयर इज़ नो वन राइट वे टू बिहेव. कल्चर कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइंस एथिकल बिहेवियर. ठीक है, इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर का बताया गया है नो कल्चर एथिक्स आर सुपीरियर, देयर वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द लोकल व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. ठीक है, और नेक्स्ट में उसने ये बताया हुआ है कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म में ये बताया गया है सर्टेन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स अप्लाई एवरीवेयर, यूनिवर्सलिज्म वैल्यूज़ कल्चर्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. इसमें भी वही बात की गई है, सेम दोनों में बात यही बताई गई है कि एक ही क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ और रॉन्ग. ठीक है, हम लोग कल्चर को देखते हैं, कल्चर में हमारी वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को देखा जाता है, ज़्यादा इनकी सेटिंग देखी जाती है, इनको डिटरमाइन किया जाता है. लेकिन जो हमारा मॉरल एब्सोल्यूटिज्म है इसमें हम ट्रुथ पे बिलीव करते हैं. ठीक है, हम ये देखते हैं कि एब्सोल्युटली ट्रुथ जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं पूरी यूनिवर्सलिज्म पे, पूरे कल्चर्स पे. वही एक ही मतलब कि ये कह लें कि एक ही मतलब
रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल्चर में ये होता है कि उसमें हम सिर्फ अपनी वैल्यूज़ और कल्चर को देखते हैं और प्रैक्टिसेस को देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है एथिक्स एंड कल्चर्स की। इसमें उन्होंने कुछ आर्टिकल्स का बताया हुआ है। कुछ आर्टिकल्स में जो हैं ये यूनाइटेड नेशन से मतलब कि इन्होंने लिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि जो ऑल ह्यूमन बींग्स हैं इनके मतलब इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 में उन्होंने बताया हुआ है कि जो मतलब एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ अ थॉट, कंसाइजनेस एंड रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 19 में उन्होंने बताया हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 23 में ये बताया हुआ है कि राइट टू वर्क, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जस्टिस एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। एंड आर्टिकल 26 में उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये जो डिफरेंट आर्टिकल्स उन्होंने मतलब इसमें मेंशन किए हुए हैं, इसमें ऑल ओवर द ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये वो कहना चाह रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स को हम लोग इक्वल राइट्स देते हैं, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है, कोई फेवरेबल नहीं है, उसके वर्क को देखा जाता है, वर्क की कंडीशन को देखा जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें जो ना तो रिलीजन को कंसाइज किया जाता है, ना उसके अलावा मतलब कि किसी ऐसे थॉट्स को कंसिडर किया जाता है जो मतलब कि रॉन्ग साइड पे जा रहे हों। नेक्स्ट उसमें उसने ये बात की इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू बिजनेस एथिक्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, 3 schools of thoughts about the extent to which ethical standards apply across countries and cultures exist। सबसे पहले यूनिवर्सलिज्म है, रिलेटिविज्म है एंड इंटीग्रेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ये बेसिकली 3 थ्योरीज हैं जो कि एथिकल बिहेवियर पे इम्प्लीमेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जो है वो एथिकल यूनिवर्सलिज्म का है, ठीक है। इसमें उन्होंने डेफिनेशंस ये आपको डिफाइन सेम स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग आर यूनिवर्सल, आर ट्रांसेंड्स मोस्ट कल्चर, सोसाइटीज़ एंड रिलीजन्स। यूनिवर्सलिज्म में ओवरऑल यूनिवर्स में देखा जाता है कल्चर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, सोसाइटीज़ को दी जाती है, रिलीजन्स को दी जाती है। मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, सबको इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। उसमें उसने अलाउज अ मल्टीनेशनल कंपनी टू डिवेल्प अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज़ अप्लाइड इवनली अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। वही बात दोबारा उसने मतलब रिपीट कर दी है कि उनके लिए सबके लिए सेम स्टैंडर्ड सेट है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कंसेप्ट ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, व्हाट इज़ एथिकल एंड अनएथिकल मस्ट बी जज्ड इन लाइट ऑफ लोकल मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड कैन वेरी from one country to another country. Some companies' code of conduct based upon the principle of ethical relativism assume that local morality inadequate guidance फॉर एथिकल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें एथिकल रिलेटिविज्म में ये बताया हुआ है कि हम लोग ये जज करते हैं कि मतलब कि हमारे कौन से एथिकल बिहेवियर परफॉर्म हो रहे हैं, कौन से अनएथिकल बिहेवियर परफॉर्म हो रहे हैं, और ये वेरी करते हैं कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें जो सबसे मेन है मतलब जो कंपनीज़ होती हैं, कुछ कंपनीज़ वो इस पे प्रिंसिपल रिलेटिविज्म का कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इसका बेस नहीं करता। अज्यूम दैट लोकल मोरालिटी एंड एडिक्वेट गाइड फॉर द एथिकल बिहेवियर। मतलब इसमें जो जजिंग है वो लोकल मॉरल स्टैंडर्ड्स के थ्रू होती है और ये कंट्री टू अनदर कंट्री वेरी करता है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ ड्रॉबैक्स ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, ठीक है। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। द एथिकल रिलेटिविज्म रूल ऑफ व्हेन इज़ रोम डू एज द रोमन्स डू, पेरेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें ये है कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स presents problem. It is ethically dangerous for company personnel to assume that local ethical standards are an adequate guide to ethical behavior. इसमें उन्होंने 2 टाइप्स की ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं। व्हाट इफ़ लोकल स्टैंडर्ड्स condone kickbacks and bribery, ठीक है। व्हाट इफ़ लोकल स्टैंडर्ड्स ब्लिंक एट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये ओवरऑल एथिकल रिलेटिविज्म में ये बताया हुआ है कि हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हमारा इन्वायरमेंटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स पे क्या पड़ रहा है, हमारी जो कंपनी है उसके पर्सनल अजम्पशंस क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है इंटीग्रेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी। इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी में उन्होंने ये बात बताई है कि एथिक्स स्टैंडर्ड्स अ कंपनी शुड ट्राई to uphold are governed by both a limited number of universal ethical principles that put ethical boundaries on actions and behavior in all situations, and the circumstances of the local cultures, traditions, and values that further prescribe what constitutes ethically permissible behavior and what does not, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल इंटीग्रेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बात उन्होंने की है
कि जो हमारे मतलब के यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हैं उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बाउंड्रीज़ हैं एक्शंस और बिहेवियर्स की, कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि और दूसरे में ये है कि वो लोकल कल्चर्स को, ट्रेडिशन को और वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं, लेकिन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो हैं उनकी बाउंड्रीज़ में रहते हुए, मतलब उनकी लिमिटेशंस हैं वो जिनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट उसमें है प्रायोरिटाइजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। इंटीग्रेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी प्रोवाइड दैट फर्स्ट ऑर्डर यूनिवर्सल एथिकल नॉर्म्स ऑलवेज take precedence over second order local ethical norms when local norms are more possessive। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर बताया हुआ है। इसमें ऑल अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हम लोग डिवेल्प करते हैं इस थ्योरी में। नेक्स्ट उन्होंने बताया एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा में ये है कि ऑफरिंग पोटेंशियल बेनिफिट इज़ एन एथिकल, एंड सेकेंड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ethical dilemmas occurs when a company cultures conflict with an employee personal ethics। ठीक है, इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया हुआ है कि उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो मतलब उनके लिए अनएथिकल होते हैं, और सेकंड ऑफ द जो कंपनी का कल्चर है ये कॉन्फ्लिक्ट करता है मतलब कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल एथिक्स पे। नेक्स्ट उन्होंने बात की है एन एथिक बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। Individuals have equal politics rights, deserve to be treated fairly, have the right of life as they want, as long as they don't harm the right of others। ठीक है, इसमें मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो है इनके इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है, और हमें हर किसी को जो है हमने फेयरली ट्रीट करना है, किसी के साथ कुछ मतलब जान के गलत नहीं करना, मतलब हर अगर उसके हक में फैसला है तो उसी में ही देना है। ठीक है, अ गुड सोसाइटी इज़ वन दैट ट्रीट्स इंडिविजुअल फेयरली एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ राइट, सो गुड सोसाइटी इज़ वन ऑफ द ट्रीट इंडिविजुअली फेयरली। I think so. Efficient, non-corrupt government and a business is treated fairly. A clean and non-toxic environment is depend on the treat individually fairly and protect their rights of the employees and peoples। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये बात की है एन एथिक बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, इसमें जो है अब एथिक्स जो है वो बेस्ड करता है ओवरऑल रिलेशनशिप पे, फैमिलीज़ पे एंड कम्युनिटी में। तो इसके लिए रिक्वायर लॉयल्टी, हॉनर, फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, अ क्लीन नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एक मतलब एग्जांपल है इसमें, जिस तरह हम लोगों ने पहले सिंपल एथिक्स पढ़ा, फिर बिजनेस एथिक्स पढ़ा, फिर उसके मतलब टाइप्स पढ़ेंगे वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एथिक्स हमारी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, कम्युनिटी में किस तरह से सर्वाइव करता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें उन्होंने एक मेन पॉइंट बताया लॉयल्टी का, फिर हॉनर का, फिर फ्रेंडशिप का, और नेक्स्ट फर्दर सो ऑन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये बात की है कि अ गुड इंडिविजुअल हैज़ अ क्वालिटीज़ दैट प्रमोट स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। That is the main concept of the ethics। You should be doing right and maintain the qualities that promote stable your long lasting relationship, survive in the families and community। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है फैक्टर्स दैट इफेक्ट एम्प्लॉयज़ एथिक्स। मॉरल डेवलपमेंट में बताया हुआ है और इसमें स्टेजेस कुछ बताई हुई हैं। मॉरल डेवलपमेंट में ये है कि हम इसमें जो है इंडिपेंडेंस मैयर को मतलब इंडिपेंडेंस को मैयर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लेवल होते हैं मॉरल डेवलपमेंट के, हम किस तरह से उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, फिर कन्वेंशनल है, फिर प्रिंसिपल लेवल है। इसमें फिर नेक्स्ट स्टेजेस आ जाती हैं। हमारे पास स्टेजेस जो मतलब स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कर रहे होते हैं, फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के साथ, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ, फिर इंटेंसिटी ऑफ एथिकल इश्यूज़ के साथ। तो ये सारे जो हैं ये मतलब एम्प्लॉयज़ एथिक्स हैं। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। इसमें कुछ 3 तो लेवल्स बताए हुए हैं उन्होंने, 4 इन्होंने स्टेजेस बताई हुई हैं। उसमें ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी आ जाता है, डिज़ाइन भी आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी पूरा आ जाता है, और उसकी मतलब बेस भी आ जाती है, और उसमें एथिकल इश्यूज़ जो इंटेंस हो रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं। और इन्होंने जो लेवल बताए हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जो प्री मैच्योर लेवल मतलब होता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, मतलब यूँ कह लो कि नॉर्मल लेवल, और प्रिंसिपल लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल को उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर दैट द इफेक्ट एथिकल एंड एथिकल बिहेवियर। ठीक है, इसमें अब उन्होंने यही बात की हुई है कि
इन्होंने मॉडरेटर्स लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एथिकल डायलेमा किया है, फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ अ मॉरल डेवलपमेंट पे गए हैं, उसमें उनका इफ़ेक्ट वो देख रहे हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर्स का, कि कौन कौन से एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर इन पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है चीज़ें, ये मॉडरेटर है और स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है ये मीडिएटर है, ठीक है। ये मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। जो मॉडरेटर है ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इशू इंटेंसिटी, स्ट्रक्चर, वैल्यूएबल और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सारी चारों चीज़ें ये मतलब इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर पे, कि इनकी कौन कौन सी मतलब जो है मतलब इश्यूज़ जो हैं एथिकल हैं और कौन कौन से अनएथिकल हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल इसमें एथिकल डायलेमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, और जो एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर है ये डिपेंडेंट का है, और जो इसमें स्टेज ऑफ मॉरल है ये मीडिएटर का है, और ये चारों जो मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये मॉडरेटर के हैं इश्यूज़ जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात की है। मॉरल डेवलपमेंट में हमारे पास रिसर्च कंक्लूजन आ जाता है। इसमें हम लोग मतलब जो पीपल्स proceed through the stages of moral development sequentially. There is no guarantee of continued moral development. Most adults are in stage 4 good corporate citizenship, ठीक है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बता दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वही बात की है प्रिंसिपल्स की। इसमें सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, वायलेट द लॉ, और सबसे पहले अच्छा इन्होंने स्टार्ट यहाँ से प्री कन्वेंशनल से किया है। प्री कन्वेंशन से इस तरह किया है कि स्टिकिंग टू रूल्स टू अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट, फॉलोइंग रूल्स ओनली व्हेन डूइंग सो इज़ इन योर इमीडिएट इंटरेस्ट। थर्ड वन इज़ द जो आ जाता है वो कन्वेंशनल में आ जाता है, लिविंग अप टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड बाय पीपल क्लोज टू यू। फोर्थ में आ जाता है मेंटेनिंग कन्वेंशनल ऑर्डर बाय फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन टू विच हैव एग्रीड। फिफ्थ में वो मतलब वैल्यूइंग राइट्स ऑफ अदर, अपहोल्डिंग absolute values and rights regardless of the majority's option, and sixth is the self chosen ethical principle, ठीक है। उसमें जो लॉ वायलेट हो रहा है उसको वो डिफ़ाइन करता है, उसमें वैल्यूज़ को, राइट्स को करता है, और जो उस पर मतलब के मतलब जो उनकी ऑर्डर फुलफिलिंग होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको वो मेंटेन करते हैं। ओवरऑल इसमें यही है, इनके 3 लेवल हैं मॉरल स्टेट के। इस तरह से जाके एथिकल कंडीशन डिवेल्प होती है, एथिकल बिहेवियर डिवेल्प होता है। नेक्स्ट इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग एथिकल बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ में फिर वही बात आ जाती है व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। सिंपल सी बात इसमें ये आप याद रखें कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में ये है कि मेजर ऑफ अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी, ठीक है, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस में। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है कि पर्सनैलिटी वेरिएबल्स, इसमें ईगो स्ट्रेंथ है, और इसमें मतलब मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनस कन्विंस है। लोकस ऑफ कंट्रोल है। लोकस ऑफ कंट्रोल में एट्रीब्यूट दैट मेजर डिग्री ऑफ विच पीपल बिलीव दे कंट्रोल देयर ओन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस, ठीक है। इंटरनल लोकस जो है कंट्रोल योर डेस्टिनी, ठीक है, और एक्सटर्नल लोकस व्हाट हैपन टू यू इज़ ड्यू टू लक और चांस। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में इसमें यह है कि करेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म दैट गाइड एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एथिक्स, ठीक है। इसमें यह है कि सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, रिवॉर्ड एलोकेशन सिस्टम है, बिहेवियर एथिकल ऑफ मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर है, इंटेंसिटी ऑफ द एथिकल इश्यूज़, ठीक है। गुड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मिनिमाइज एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेन द फोस्टर एथिकल बिहेवियर, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल बिहेवियर में फर्स्ट ऑफ ऑल वो परफॉर्मेंस को कंसीडर करता है कि उनके अप्रेजल सिस्टम होनी चाहिए, फिर रिवॉर्ड एलोकेशन को, फिर बिहेवियर को कि उनका एथिकल ऑफ मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ या कंपनी के साथ वो मतलब कितने लॉयल है, उनका बिहेवियर कैसा है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, इंटेंसिटी ऑफ द एथिकल इशू। नेक्स्ट उन्होंने डिटरमिनेंट्स बता दी हैं इशू इंटेंसिटी के, ठीक है। इसमें मतलब उन्होंने जो बात की है इशू इंटेंसिटी को लेते हुए मतलब डिफरेंट उसमें इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कंसेंसस ऑफ रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, इमीडिएटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोमिक्सिटी ऑफ विक्टिम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट एंड ग्रेटनेस ऑफ हार्म, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इश्यूज़ इंटेंसिटी पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने एथिकल लीडरशिप का बता दिया। अब फैमिली से निकल के वो कंपनी की तरफ आ रहे हैं और वो लीडरशिप को मतलब इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बताया कि मैनेजर मस्ट प्रोवाइड अ गुड रोल
मॉडल, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मतलब जो मैनेजर मतलब कर रहा होगा वही बाकी एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं। मोस्टली कंपनीज में यही होता है। बीइंग एथिकल एंड हॉनेस्ट एट ऑल टाइम, टेलिंग द ट्रूथ, एडमिटिंग फेलियर, communicating shared ethical values to employees through symbols, stories and slogans, ठीक है। and rewarding employees who behave ethically and punish that who do not, protecting employees, whistleblowing who bring to light unethical behavior to raise ethical issues, ठीक है। इसमें अब ये है कि मतलब उन्होंने मैनेजर्स में क्वालिटीज़ का बताया हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल होनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए ऑल टाइम, टेलिंग ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब कि उनकी उसकी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो इन केस ऑफ सिंबल्स भी हो सकती है, स्टोरीज़ भी हो सकती है, स्लोगन्स भी हो सकती है, थ्योरीज़ भी, वैल्यूज़ भी, नॉर्म्स भी, ठीक है। फिर उसका रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ मतलब बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ मतलब विसल ब्लो होना चाहिए, किसी को कोई इशू हो वो इजीली कह सके, ठीक है, कोई इशू इजीली वो रेज कर सके। एंड एथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए उसके साथ, उसको मतलब उसके फुल राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया ड्राइवर्स ऑफ अनएथिकल स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस बिहेवियर, द व्यू दैट द बिजनेस ऑफ इज़ अ बिजनेस, नॉन एथिक्स। And next one that is the over ceaseless pursuit of personal gain, wealth and other self-interest, heavy pressure on company managers to meet or beat earning targets, a company culture that places profit and good performance ahead of ethical behavior. So on this is also included in the in company culture places profit and good performance in strategies and business behavior, also in ethical part of is part of the ethical behavior. Next one is the business case of ethical strategies and business behavior. लेवल 1 इज़ द कॉस्ट, लेवल 2 इज़ ऑल्सो कॉस्ट, लेवल 3 इज़ ऑल्सो कॉस्ट। इन्होंने इसमें डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं कि मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरह फॉलो करते हैं, सिविलियंस को लीगल इन्वेस्टिगेशंस किस तरह होती है, कस्टमर्स की जो है डिफेक्शन कैसे होती है, लॉस ऑफ रेपुटेशन को कैसे कवर करते हैं और किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ये इसमें उन्होंने 3 लेवल्स बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट टिप्स, ठीक है। उसमें उन्होंने एक चेकलिस्ट दे दी है डेलिमा की कि वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब अपने साथ लेके चलते हैं, उनकी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें जो है टेस्ट ईच ऑप्शन, इट इज़ लीगल, इट्स राइट, इज़ अ बेनिफिशियल, ठीक है। 5th में आके वो ऑप्शन को फॉलो करते हैं और 6th में आके स्पॉटलाइट क्वेश्चंस होते हैं और 7th में आके वो टेक एक्शन लेते हैं, ठीक है। और रेशनलाइजिंग एन एथिकल बिहेवियर इज़ द 4 रीज़न व्हाट आई एम डूइंग इट इज़ नॉट really illegal, my behavior is in every best interest, nobody will ever find out what I have done, the organization will protect me. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में उसके जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं, एथिकल कंडक्ट देखा जाता है। इसमें यह है कि जो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, हमारी डिसीजन मेकिंग को अप्रूव किया जा सकता है, उसमें हमारी विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन हो रही होती है, मैनेजर्स एक्टिंग अ पॉजिटिव रोल मॉडल में मोटिव अदर टूवर्ड्स एथिकल कंडक्ट, फॉर्मल कोड्स ऑफ एथिक्स सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एथिक्स ट्रेनिंग। इसमें एथिक्स ट्रेनिंग में हम लोग मतलब एथिकल एस्पेक्ट्स और डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इसमें डेली का बिहेवियर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में बेसिकली वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वही बात आ जाती है। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ वैल्यूज़ इज एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एथिकल ट्रेनिंग में हमारे पास जो स्पॉटलाइट क्वेश्चन है, हाईलाइट होता है जिसको पब्लिक एक्सपोजर और 1 क्वेश्चन, ठीक है। हाउ वुड आई फील इफ़ माई फैमिली फाइंड आउट अबाउट माई डिसीजंस, हाउ वुड आई फील इफ़ द लोकल न्यूज़पेपर प्रिंटेड माई डिसीजंस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं ट्रेनिंग में। नेक्स्ट विसल ब्लोअर्स आ जाते हैं। विसल ब्लोअर्स जो हैं ये मिसडीड इन ऑर्डर प्रिजर्वेंसेस एथिकल स्टैंडर्ड हैं एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेस्टफुल, हार्मफुल एंड इलीगल एक्ट्स, ठीक है। विसल ब्लोअर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज विसल ब्लोअर्स आर फायर्ड फॉर देयर एक्शंस, ठीक है। एंड स्टेट एंड फेडरल लॉ नाउ ऑफर सम प्रोटेक्शन, ठीक है। ये चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, लोगों को एक्सपोज करते हैं, मिसडीड्स को एक्सपोज करते हैं और इसको स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि विसल ब्लोअर्स किस तरह से मिसडीड करते हैं, ठीक है। प्रिजर्व एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेस्टफुल, हार्मफुल एंड इलीगल एक्ट्स, लॉ प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स वेरी। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है कि मतलब हमारे पास कौन कौन से बैरियर्स इंक्लूड हैं विसल ब्लोइंग के लिए। स्ट्रिक्ट चैन ऑफ कमांड, स्ट्रॉन्ग वर्क ग्रुप आइडेंटिटीज़, एम्बिग्यूअस
priorities, organizational method of overcoming whistle-blowing barriers, ethics staff unit who serve and ethic educate moral quality circles. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने मैनेजर्स का बताया हुआ है, मैनेजमेंट बिहेवियर, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एथिकल कंडक्ट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट और द टॉप मस्ट वर्क द टॉक। ठीक है, इसमें मैनेजर्स का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, उन्हीं को लेकर वो आगे मतलब कि कोई डिसीजंस कर सकते हैं, पॉजिटिवली डिसीजंस पे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 व्यूज़ ऑफ एथिकल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, यूटिलिज्म, जस्टिस व्यू एंड मॉरल व्यू, जो कि हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ द कल्चरल इशू इन एथिकल बिहेवियर। कल्चर इशू विल ऑलवेज determined by culture context. Culture universalism behavior acceptable one home environment should not be acceptable anywhere else considered by someone to the ethical imperialism. ठीक है, उसमें नेक्स्ट भी उन्होंने फिर वही कल्चर का रिलेटिविज्म और एथिक, इसमें उन्होंने कल्चर और एथिकल इम्पेरिज्म का बता दिया है। ठीक है, कल्चर वही है, हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को देखते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास एथिकल है, एथिकल में हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ अप्लाई को देखते हैं, वही सेम बात जो हम रिसेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताई है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमनिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर बेसिक राइट्स, बी गुड सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब इसमें ओवरऑल इन्होंने यही बात की हुई है कि हमारे पास हर ह्यूमन बीइंग के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, हम लोग ये देखें कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, हमने इस चीज़ में आइडेंटिफाई करना है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, कल्चर को क्रिएट किया जाता है, फिर उनको मतलब उनके रूल्स दिए जाते हैं, उनके राइट्स बताए जाते हैं, उनको सेफ्टी दी जाती है, थ्रेट से बचाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बी गुड सिटीज़न, उनको इकोनॉमिक और एजुकेशन सिस्टम समझाया जाता है, वर्क देयर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू प्रोडक्ट इन्वायरमेंट समझाया जाता है। और एथिकल डिलेमा यही मतलब अकर करता है कि व्हेन चॉइसेस ऑल्दो हैव अ पोटेंशियल फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट मे बी कंसिडर्ड अनएथिकल। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, हैरेसमेंट आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल से, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये अब सारे आगे स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आपका बिहेवियर देखा जाता है, नॉट रियली लीगल। ठीक है, बिहेवियर इज़ रियली इज़ एवरीवन बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, ये आगे क्वेश्चन इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, जो स्टडी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एथिकल बिहेवियर इंक्लूड द पर्सन, द ऑर्गेनाइजेशन, द एनवायरनमेंट। पर्सन में वो फैमिली, रिलीजन्स और वैल्यूज़ को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइजरी, बिहेवियर, पीयर ग्रुप और नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स को देखते हैं। और इन्वायरनमेंट में गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिकल मैनेजर्स बिहेवियर, द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एथिकल मैनेजरियल बिहेवियर को देखती हैं। इसमें जो सबसे पहले है मैनेजर एज अ पर्सन, वो फैमिली, रिलीजन्स और पर्सनल स्टैंडर्ड को लेकर चलता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉलिसीज़, कोड्स और मतलब पॉलिसीज़, कोड्स को, बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लेकर चलता है। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड एथिकल क्लाइमेट्स ऑफ द इंडस्ट्री को लेकर चलता है। Now this is all over the topic. Basically ethic is given a right to every human being, every person. So thank you.